नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा सेशन कंटिन्यू होने जा रहा है। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भर्ती, रिक्रूटमेंट, है ना। बेसिकली तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़े से कुछ हम कुछ थ्योरेटिकल शब्दों की बात करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी की हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं, जिससे कि हमारे एग्जाम के अंतर्गत एग्जाम राइटिंग करने में हमें कुछ आसानी हो सके। ठीक है ना। तो भर्ती बेसिकली दोस्तों एक टॉपिक के एक जाना पहचाना सा टॉपिक है, हमसे परिचित टॉपिक ही है, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं होने वाला है। तो इसके अंतर्गत हम दोस्तों दो चीजों की बात करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भर्ती का मतलब क्या है, अर्थात भर्ती का अर्थ देखेंगे एक थ्योरेटिकल रूप से, है ना, थ्योरेटिकल रूप से, जिससे कि एग्जाम में हम इसको देखिए। बेसिकली होता क्या है कि भर्ती शब्द तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, भर्ती शब्द तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, परंतु जब भी मैं इसको लिखने का बोलूंगा आप लोगों से कि इसे परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए या फिर इसका अर्थ एक व्यवस्थित शब्दों के साथ लिखिए, तो फिर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसके संकुचित और व्यापक अर्थ के रूप में हम भर्ती को समझेंगे। इसके बाद में जो भर्ती की प्रक्रिया है हमारी, उसकी समस्या क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और वैसे भर्ती वाला जो कंसेप्ट है, कंप्लीट भर्ती वाला जो कंसेप्ट है, रिक्रूटमेंट वाला, ये दो पार्ट में होने वाला है दोस्तों। इसके जस्ट सेकंड पार्ट में हम भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ना, उसकी बात करेंगे, अर्थात अंदर से भर्ती और बाहर से भर्ती क्या होती है, किस प्रकार से जो है पदोन्नति के द्वारा भर्ती की जाती है, या फिर जो है बाहर से भर्ती लेने में योग्यता को आधार बना करके बाहर से किस प्रकार भर्ती ली जाती है, इनके क्या गुण है, क्या दोष है, इन सब की नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसमें भर्ती का अर्थ परिभाषा देखेंगे, साथ ही साथ में हम भर्ती की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। ओके, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करें। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, जो भी नए छात्र हैं जिनको नहीं पता है और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को परिणाम देने के लिए कि जिस पर जीरो से स्टार्ट किया जा रहा हो, जहां पर किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से उठाया जा रहा हो, बिल्कुल जीरो से, ठीक है, जीरो से अर्थात कहते हैं बिंदु से सिंधु तक का सफर जहां पर किया जाए दोस्तों, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है यूट्यूब पर ही, प्रज्ञान हिंदी के नाम से, प्रज्ञान हिंदी के नाम से, जहां पर यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीसीएस सभी परीक्षाओं की तैयारी आप लोगों के लिए वहां पर बिल्कुल जीरो से करवाई जा रही है। संविधान की क्लासेस वहां पर स्टार्ट हम कर चुके हैं, लगभग 9 या 10 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, संविधान के भाग 2 तक चर्चा हो चुकी है। कल से संविधान के भाग 3 पर अर्थात की मौलिक अधिकारों पर चर्चा होगी। ठीक है, और बहुत जल्दी दोस्तों वहां पर हम ल्यूसेंट का अध्ययन भी, प्रज्ञान हिंदी पर ल्यूसेंट को भी स्टार्ट करने वाले, ल्यूसेंट जीके वाली बुक को बिल्कुल शुरुआत से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको शुरू करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी उसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसके साथ में ठीक है, बाकी तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, और साथ में टेलीग्राम लिंक भी दी गई है आपको, ताकि आप नोट्स आप आसानी से प्राप्त कर सके। वो सभी प्लेलिस्ट में आपको सभी आपके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी विजिट करें। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेशन की शुरुआत करें, उसमें आप समझ बेसिकली जो हमको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उन्हें सबको पता है, वो सब जानते हैं किस प्रकार से हम सेशन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और बाकी जो स्टूडेंट नए हैं वो भी जान ले कि हम लोधा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर जो भी सब्जेक्ट हम लेकर आते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आते हैं। सबसे पहले जो लेक्चर होता है हमारा, जिसमें हम सिलेबस एनालाइज करते हैं, उसमें सभी टॉपिकों को आपको पहले ही एनालाइज करवा दिया जाता है कि हम कौन कौन से टॉपिकों को कवर करेंगे। अगर आपके अंदर भी ये डाउट है कि सर आप इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या पढ़ाएंगे, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। इसके लोक प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसे देख लीजिए। वहां पर हमने सभी टॉपिकों को बताया है कि कौन कौन से टॉपिक हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों बीए थर्ड ईयर का सिलेबस हमने उठाया है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे तो आप अगर एमए में हैं, एमए कर रहे हैं, या बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और साथ में बीए एलएलबी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, वहां पर भी अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने को मिल रहा है, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, तो दोस्तों लगभग यही टॉपिक है। ये मान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी 75% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से कवर हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए शुरुआत करें दोस्तों। इसमें थर्ड यूनिट हमारे आज से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम भर्ती पर चर्चा करेंगे, अर्थात रिक्रूटमेंट पर चर्चा करेंगे। उसके तुरंत बाद में प्रशिक्षण, फिर पदोन्नति क्या होती है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, कर्मचारियों के विवादों का समाधान किस प्रकार से किया जाता है उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में, थर्ड यूनिट के अंदर लास्ट में ओ एवं एम पद्धति की, तो क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये, तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के टॉपिक का सारांश क्या है, भर्ती। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, भर्ती का अर्थ, परिभाषा और भर्ती की समस्या, ये मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं। ठीक है ना दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको नोट डाउन कर लें, सबसे बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है दोस्तों। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है ना नोट्स की, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा इन क्वेश्चनों को जरूर आप नोट डाउन करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाद में बेसिक तो हमने आपको मॉडल पेपर भी डिस्कस करवाया हुआ है, जिसमें 15 क्वेश्चनों की बात की गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में, तो वो ही मिल जाएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हमने उठाया है, सबसे पहले हम बात करेंगे भर्ती के अर्थ की। अब कहानी कुछ इस प्रकार होती है स्टार्ट दोस्तों कि देखिए, भर्ती तो आप अच्छे से समझते हैं कि भर्ती का मतलब क्या है, लेकिन आप ये व्यवहारिक तौर पर समझते हैं। व्यवहारिक रूप से आप भली भांति जानते हैं कि भर्ती क्या होती है, और वैसे तो स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर भर्ती को कौन समझ सकता है, क्योंकि आज हम स्टूडेंट हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, एक अच्छी सी पोस्ट हासिल करना। अंतिम उद्देश्य लगभग सभी का, लगभग लगा दिया मैंने, कुछ लोग बिजनेस करते करेंगे आगे चलकर, कुछ और अन्य करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका अंतिम उद्देश्य यही होता है कि एक अच्छा सरकारी नौकरी में एक अच्छा पद हम हासिल करें। ठीक है, तो इस कारण से भर्ती का एक व्यवहारिक जो समझ होनी चाहिए वो सभी स्टूडेंटों में ऑलरेडी है, एक सामान्य परिचय भर्ती का। ठीक है ना, लेकिन अब उस सामान्य परिचय को तो हम एग्जाम में आंसर राइटिंग कर नहीं सकते, और अगर हम सामान्य परिचय, उस जो हमारी एक सामान्य सोच है उसके अनुसार अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर हम दुविधा में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग करनी होती है नंबरों की। ठीक है, और आंसर राइटिंग में एग्जामिनेशन जो है हमसे एक थ्योरेटिकल पार्ट मांगता है, एक जो है प्रशासनिक भाषा मांगता है, प्रशासनिक परिभाषाएं मांगता है, वो सब हम व्यवहारिक रूप से नहीं दे पाते। इस कारण से हम इसका अर्थ थ्योरेटिकल रूप से देखेंगे, एक प्रशासनिक शब्दों के साथ में देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की, भर्ती के अर्थ से, है ना। तो भर्ती का जो अर्थ है सामान्य रूप से अगर हम देखें दोस्तों, तो भर्ती का अर्थ सरकारी नौकरियों में जो व्यक्तियों को, सरकारी नौकरियों के लिए, सिंपल शब्दों में समझिए, सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी पदों के लिए व्यक्तियों को खोजना, यही भर्ती होती है। किसके लिए, सरकारी पदों पर आसीन करने के लिए, सरकारी रिक्त पदों को भरने के लिए व्यक्तियों की, उचित और योग्य व्यक्तियों की खोज ही भर्ती कहलाती है। लेकिन भर्ती की परिभाषा ये तो परिपूर्ण नहीं हो गई है। ठीक है ना, तो भर्ती को हम दो अन्य प्रकार से देखेंगे, एक संकुचित अर्थ में देखने वाले हैं, और एक देखेंगे दोस्तों हम व्यापक अर्थ में। अगर संकुचित अर्थ की बात करें तो भर्ती, देखिए भर्ती एक सामान्य सी धारणा चली आ रही है, और सामान्य सी धारणा में जैसे कोई प्राइवेट संस्थान भी है, कोई सरकारी संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, कोई सा भी संस्थान होता है, वो अगर अपने रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए लोगों की जो नियुक्ति करते हैं उसी को भर्ती कह देते हैं, है ना। सामान्य शब्दों में अगर इसको समझे तो नियुक्ति के लिए जो परीक्षाएं होती है, सामान्य नियुक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको यूपीएससी करना है ना, तो यूपीएससी के लिए जो एक बड़े स्तर पर जो परीक्षा होती है वो उसका एक व्यापक अर्थ होता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है एमबीए करना है, या फिर आपको जो है किसी मेडिकल फील्ड में जाना है, तो नीट की तैयारी करनी होती है ना, जो है एमपीटी की तैयारी करनी होती है, या फिर कहें कि अगर आपको कोई अन्य, जैसे एमबीए की हमने चर्चा की, तो एमबीए के अंतर्गत आपको केट की तैयारी करनी होगी, मेट की तैयारी करनी होगी, सिर्फ शिक्षण संस्थान में भर्ती होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो उसे भी भर्ती कह दिया जाता है। जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती है आपकी, उसको भी भर्ती कह दिया जाता है। तो ये एक संकुचित अर्थ होता है भर्ती का। क्या होता है, संकुचित अर्थ होता है। तो परीक्षाओं की भर्ती या जो शिक्षा या ट्रेनिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं आपसे ली जाती है उनको भी भर्ती कह दिया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो ये सिर्फ भर्ती का एक संकुचित अर्थ है।
तो फिर व्यापक अर्थ क्या होगा भाई? व्यापक अर्थ होगा किसका? जैसे कि आपकी यूपीएससी या आपके स्टेट पीसीएस, इस भर्ती के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग। जैसे यूपीएससी, यूपीएससी क्या करती है? यूपीएससी क्या करती है कि लोक सेवा के लिए, लोक सेवा के जो रिक्त पद होते हैं आईएएस आईपीएस इससे बड़े पदों के लिए जो है योग्य व्यक्तियों को ही वो अंदर भेजती है, उनकी नियुक्ति करती है परीक्षाओं के माध्यम से। हालांकि वहां पर ही परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन उन परीक्षाओं के द्वारा परीक्षण और निरीक्षण दोनों बहुत ही व्यवस्थित रूप से हो जाते हैं, दोनों व्यवस्थित रूप से होते हैं। परीक्षण प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होती है ना, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, इसके द्वारा आपका बहुत अच्छे से परीक्षण कर लिया जाता है। उसके बाद में लास्ट में साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका निरीक्षण बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो ये एक व्यापक अर्थ होता है, लिखित रूप में भी है। व्यापक अर्थों में भर्ती से तात्पर्य नियुक्ति, यहां पर देखिए शब्द पर फोकस कीजिए, शब्द से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। परीक्षण और साक्षात्कार, परीक्षण और साक्षात्कार, इसका सामूहिक नाम है नियुक्ति। क्या नाम है? नियुक्ति। मतलब परीक्षण जैसे कि प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के द्वारा, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, प्री और मेंस एग्जाम के द्वारा आपका बहुत अच्छे से परीक्षण हो जाता है। इसके बाद में आपका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, जिसके माध्यम से आपकी सोच, आपके मस्तिष्क के विस्तार के बारे में वो अच्छे से पता कर लेते हैं, और इससे ये भी पता चल जाता है हम लोगों को कि आप उस पद के लिए योग्य है या नहीं। ठीक है, तो ये जो परीक्षण और निरीक्षण का कार्य होता है, जिस पद्धति में होता है नियुक्ति के लिए, वो भर्ती का एक व्यापक अर्थ कहलाएगा। वही भर्ती का क्या कहलाएगा दोस्तों? व्यापक अर्थ कहलाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है, ना कि संकुचित प्रक्रिया। क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया भर्ती, जिसके द्वारा लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों का चुनाव या नियुक्ति की जा सके। किसमें? लोक प्रशासन में। अब चूंकि दोस्तों देखिए, हम लोक प्रशासन के अंतर्गत रिक्रूटमेंट को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम रिक्त पदों की बात भी अगर करेंगे तो किस में करेंगे? लोक प्रशासन में ही करेंगे, लोक प्रशासन में करेंगे। तो यहां पर भर्ती का अगर व्यापक अर्थ की अगर हम दोस्तों बात करें, तो इसके अंतर्गत हम भर्ती का एक व्यापक अर्थ को समझते हुए हम ये देखते हैं कि लोक प्रशासन में उचित व्यक्तियों की नियुक्ति करना भर्ती का एक प्रथम उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य है उन्हें अपने पदों पर नियुक्त कर प्रशासन की जो लक्ष्य है, जो निर्धारित लक्ष्य है प्रशासन के, उनको प्राप्त करना। क्लियर है? तो ये है हमारा दोस्तों भर्ती का एक सामान्य सा अर्थ। ठीक है, जिसे हमने संकुचित रूप से भी देखा। संकुचित का मतलब एक सिंपल समझिए यार, सिंपल रूप से अगर आप समझ गए तो आप आसानी से उसको जो है प्रोफेशनल बना सकते हो। सिंपल कैसे भाई? संकुचित अर्थ की जब हम बात करते हैं तो संकुचित अर्थ मतलब ये कि छोटे मोटे से किसी भी पद पर आसीन होने, जैसे कि किसी कॉलेज में सीट लेने के लिए जो आपसे परीक्षाएं ली जाती है शिक्षा संस्थानों के द्वारा, है ना, तो वो क्या होता है? तो वो भी भर्ती, लेकिन एक छोटे स्तर पर, तो उसको संकुचित अर्थ कह देंगे भर्ती का। जब व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो व्यापक अर्थ मतलब लोक प्रशासन जैसे बड़े पदों के लिए, एक प्रतिष्ठित पदों के लिए जब हम भर्ती करते हैं तो भर्ती की एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति को बहुत अच्छे से जांचा परखा जाता है। उसके बाद जब भर्ती होती उसे हम व्यापक प्रक्रिया कह देंगे भर्ती की। क्लियर है ना? समझ आ रहा है दोस्तों? क्लियर हो पा रहा है? कोई भी कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। कमेंट करके बिल्कुल दोस्तों आप आलोचना भी कर सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है, कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए कि सर समझ में नहीं आया या कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, वो जरूर बताएं, है ना। आपकी समस्या का निराकरण 100% होगा। कमेंट का रिप्लाई भी आपको हाथों हाथ दे दिया जाता है। ठीक है ना? हैंड टू हैंड आपको कमेंट का रिप्लाई मुश्किल से 10 से 15 मिनट के गैप में आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, चलिए, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करें, समझ आया हो तो यस करके, प्लीज यस करके थंब लगा दीजिए, उससे हम समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, सही मामला चल रहा है। ठीक है ना? चलिए, अब आगे बात करेंगे हम परिभाषाओं की। तो दो विद्वानों की परिभाषाएं हम यहाँ पर लेकर आए हैं। पहले हैं एल.डी. वाइट साहब, एल.डी. वाइट। इन्होंने कहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा या रिक्त स्थान या पदों के लिए व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करना ही क्या है? भर्ती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या रिक्त पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। किसने कहा? एलडी साहब ने। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है डिमोक साहब के अनुसार। डिमोक ने कहा है कि विशिष्ट कार्यों के लिए उचित व्यक्तियों को या योग्य व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह में विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त योग्य व्यक्ति की खोज करना ही क्या है? भर्ती है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं एकदम सिंपल से शब्दों में है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आंसर राइटिंग में बिना परिभाषा के आपकी आंसर राइटिंग बिल्कुल दोस्तों एक पंगु की तरह होती है। जब भी आपसे किसी का अर्थ पूछा जाता है तो उसकी परिभाषा, कम से कम एक परिभाषा तो आप पुट कीजिए यार। एग्जामिनर कम से कम एक परिभाषा की तो आपसे उम्मीद कर ही सकता है, ठीक है ना। और अब वैसे भी आप कोई 10वीं या 12वीं के बच्चे तो हो नहीं, कॉलेज स्टूडेंट हो यार, तो इतना तो थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब भर्ती की समस्या। भाई भर्ती का अर्थ हमने समझ लिया, भर्ती की परिभाषाएं देख ली, अब भर्ती की समस्या क्या है इस पर भी चर्चा कर लें। भर्ती की प्रक्रिया की हमने बताई दी आपको, नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं कि भर्ती की प्रक्रिया जो हम अंदर और बाहर दोनों से भर्ती जो होती है उसकी हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे, तो उसकी यहाँ पर बात ना करें। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं भर्ती की समस्याओं की। भाई जो भर्ती की हमारी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें समस्याएं क्या क्या है, तो उस समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो चर्चा के अंतर्गत दोस्तों हम ये कुछ 5 बिंदु हैं हमारे सामने, इनके माध्यम से हम भर्ती की समस्याओं का वर्णन करने वाले हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पर समय बर्बाद न करके अंदर चल के एक एक करके इनको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो समस्या है लोक प्रशासन के अंदर भर्ती की, तो भर्ती करने वाली सत्ता का निश्चय। सबसे पहली समस्या तो यही है कि जिन कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है या करना है, लोक प्रशासन के अंदर जिन कर्मचारियों को भर्ती करना है, तो भर्ती करेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, कौन भर्ती करे? क्या भर्ती जनता के द्वारा होनी चाहिए, या भर्ती संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए, या भर्ती कार्यपालिका के द्वारा होना चाहिए? अब देखिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है। भाई संविधान में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं भर्ती करने के, क्या उनके अनुसार भर्ती हो, क्या उचित होगा? या फिर कुछ पद ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो उन पदों पर भर्ती क्या जनता के अनुसार होना चाहिए? या फिर इन दोनों से भी बड़ी बात कि जो कर्मचारी हम भर्ती कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर रहकर कार्य करेंगे ना, तो फिर कार्यपालिका को ही क्यों ना ये कार्य दे दिया जाए? तो है समस्या। तो इन्हीं तीनों समस्याओं की यहां पर चर्चा की गई है। सबसे पहले संविधान के द्वारा की जाए भर्ती, या फिर जो है जनता के द्वारा भर्ती की जाए, या फिर मुख्य कार्यपालिका के द्वारा भर्ती की जाए। यह सबसे बड़ी समस्या है लोक प्रशासन की, पहली समस्या। दूसरी समस्या की दोस्तों हम बात करें तो भीतर से भर्ती की जानी चाहिए या बाहर से भर्ती की जानी चाहिए? भीतर से भर्ती हो या फिर बाहर से भर्ती हो, भीतर और बाहर में कंफ्यूज मत होइए। भीतर का मतलब यह हुआ कि जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पदोन्नति के द्वारा ऊपर बढ़ाया जाए, पदोन्नति के द्वारा उनसे उन रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, या फिर इनको इग्नोर करके और बाहर से अन्य लोगों को लिया जाए जो इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए योग्य हो, कुशल हो, क्या उनको लिया जाए? तो ये भी एक बड़ी समस्या है। भाई मान लीजिए अगर आप स्पष्ट कर देते हो कि लोक प्रशासन में जो भर्ती होनी है वो सिर्फ अब हम बाहर से लेंगे, ना कि अंदर वालों से, तो जो अंदर पहले से काम कर रहे हैं वो उस काम के प्रति लगनशील नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर उनको ये चांस होता कि भाई अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो आगे चल करके हमारा प्रमोशन होना है, अच्छे से काम करेंगे तो प्रमोशन होगा, ऊंचा पद मिलेगा, पदोन्नति होगी, है ना। तो ये जो धारणा उनकी है ना, ये धारणा बाहर से भर्ती करने पर उनकी ये धारणा हतोत्साहित हो जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। और अगर हम अंदर से भर्ती करें तो फिर बाहर वालों का क्या होगा? जो बाहर वाले जो योग्य है, क्षमतावान है, प्रगतिशील लोग है, जो बाहर है, तो उनके साथ तो भेदभाव हो जाएगा। तो दोनों तरफ से समस्या है ना। तो इसीलिए कहा गया कि अंदर से भर्ती होना चाहिए या फिर बाहर से भर्ती होना चाहिए। एक अन्य पॉइंट यहाँ पर लिया गया है, एक अन्य समस्या का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है।
प्रशासकीय पदाधिकारियों की योग्यता, प्रशासकीय पदाधिकारियों की योग्यता। तो मतलब ये कि जिन कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। अब भाई ये प्रश्न क्यों उठाया गया है, यूपीएससी में भी तो लिखा गया है, इतना बड़ा सिलेबस है, बस पढ़िए, है ना, अपनी योग्यता साबित कीजिए और जाइए बनिए आईएएस आईपीएस। ठीक है, तो फिर ये शब्द क्यों आया समस्या के अंदर कि जो अधिकारी, जो पदाधिकारी, मतलब ये जो कर्मचारी होंगे जिनकी भर्ती हमें करना है, तो उनकी योग्यता क्या हो। तो भाई योग्यता भी एक बड़ी समस्या होती है। कारण क्या होता है, कोई एक पद तो है नहीं, कई संख्या में पद होते हैं और प्रत्येक पद का अपना अपना दायित्व होता है। प्रत्येक पद के अपने अधिकार होते हैं तो अपना एक दायित्व होता है। प्रत्येक पद के अलग अलग कार्य होते हैं। कोई जनता से संबंधित होता है तो जनता के अंदर कोई समाज के एक अन्य पहलू से संबंधित होता है, तो कोई प्रशासन से संबंधित होता है। प्रत्येक विभाग के अलग अलग कार्य होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक कर्मचारी के अलग अलग कार्य होते हैं। तो इन अलग अलग कार्यों के लिए योग्यता कैसे निर्धारित की जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब मान ले कि योग्यता जैसे यूपीएससी में हो रहा है, यूपीएससी में क्या है दोस्तों, आईएएस के लिए भी एक ही योग्यता और आईपीएस के लिए भी एक ही योग्यता, आईआरएस के लिए भी एक ही योग्यता। तो पद छोटे बड़े हैं ना, लेकिन फिर भी योग्यता एक ही, एग्जाम आपको एक ही देना है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, एक अलग बात है कि अगर नंबर अच्छे नंबर आते हैं तो आईएएस का पोस्ट मिल जाएगी आपको, उससे कम नंबर आएंगे तो आईपीएस की पोस्ट मिल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रारंभ में जो संघर्ष व्यक्ति को करना होता है वो तो एक समान स्तर पर ही करना होता है ना, है ना। तो यहाँ पर भी एक भेदभाव के एक दृष्टि, एक भेदभाव जैसी एक दृष्टिगोचर होती है यहाँ पर भी, कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी ये समस्या दिख रही है कि प्रशासनिक जो पदाधिकारी होंगे उनकी योग्यता कैसे निर्धारित की जाए, तो ये एक बड़ी समस्या है। ठीक, नेक्स्ट है 4 नंबर पे कि योग्यता निर्धारण करने की पद्धति क्या। अब लीजिए, ये भी एक बड़ी समस्या है। चलिए, हमने मान भी लिया कि अलग अलग तरीके से कि जो अलग अलग पोस्ट होगी उस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता हमने निर्धारित भी कर दी। लेकिन जो योग्यता निर्धारित करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, भाई वो प्रोसेस क्या हो, ये भी एक बड़ी समस्या है। प्रोसेस किस प्रकार से उसको निर्धारित, मतलब ये कि कर्मचारी की योग्यता निर्धारण कैसे किया जाए कि ये योग्य है या नहीं है। तो इस संबंध में कुछ विद्वानों ने एक फॉर्मेट प्रस्तुत किया। और फॉर्मेट क्या है जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं, वही फॉर्मेट है कि कुछ परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं होनी चाहिए, जैसे कि यूपीएससी में प्री और मेंस की परीक्षा होती है ना। मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, मौखिक परीक्षा अर्थात जैसे इंटरव्यू वगैरह हमारा होता है, साक्षात्कार होता है। कार्य संपन्नता का प्रदर्शन होना चाहिए कि उनसे अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जाए। शिक्षा व अनुभव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उनकी बुद्धि की परीक्षाएं होनी चाहिए, जैसे कि आपका यूपीएससी में सी सेट होता है, तो वो सिर्फ आपकी जो है तार्किकता का परीक्षण करता है ना। तो इस प्रकार से भी योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। योग्यता का निर्धारण किसी व्यक्ति का किया जा सकता है जिसको हम जो है लोक प्रशासन में भर्ती करने जा रहे हैं, उसकी योग्यता का अगर हमको निरीक्षण करना हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, उसकी कार्य संपन्नता के माध्यम से, या शिक्षा या अनुभव का मूल्यांकन करके, उसकी बुद्धि की परीक्षा करके, इस प्रकार से योग्यता निर्धारण का हम जो है योग्यता को निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट है भर्ती की समस्याओं के अंतर्गत योग्यता निर्धारण करने के लिए प्रशासकीय तंत्र का संगठन क्या योग्यता निर्धारण करने के लिए प्रशासकीय तंत्र का संगठन। हालांकि बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्लीट हमें करना पड़ेगा, है ना। तो कर्मचारियों की योग्यता के निर्धारण करने के संबंध में परीक्षाओं का जो आश्रय लिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया आपसे कि लिखित और मौखिक परीक्षाएं होगी, लिखित और मौखिक परीक्षाएं होना चाहिए, है ना, इस समस्या का समाधान करने के लिए, योग्यता निर्धारण करने के लिए। तो वहां पर कर्मचारियों की योग्यता के निर्धारण करने के संबंध में जो परीक्षाओं का आश्रय लिया जाता है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि इन परीक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए कौन से प्रशासकीय तंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बड़ी समस्या नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक समस्या है।
कि प्रशासकीय तंत्र कौन सा हो, तो भाई सब अपने अपने अलग अलग, जैसे कि केंद्र के लेवल पे देखें यूपीएससी के लिए तो संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया है। वो सभी राज्यों ने अपने स्टेट एग्जामिनेशन के लिए एक जो है राज्य लोक सेवा आयोग बनाया हुआ है। सबके पास अपने अपने लोक सेवा आयोग है ना। तो ये एक प्रशासकीय तंत्र ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस समस्या का समाधान हो चुका है। जैसे विद्वानों ने यह कहा कि ये समस्या सुलझाने के लिए लगभग सभी देशों में एक लोक सेवा आयोग होता है, सभी देशों में लोक सेवा आयोग होता है। क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसके कुछ समस्याओं का भी निर्धारण किया, समस्याओं को समझा, भर्ती की अर्थ, भर्ती की परिभाषा और भर्ती की विभिन्न समस्याओं पर हमने चर्चा की है। इसमें अगर कहीं भी आपको समस्या हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे पता चल पाए कि यार कहीं ना कहीं कोई कमी छूट रही है। और अगर आपको कंप्लीटली पुराने पिछले सेशनों की तरह अगर कंप्लीट समझ आता चल रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहेगा सेशन इसी प्रकार से। और बहुत जल्दी दोस्तों कुछ दोस्तों के अभी एग्जाम होने वाले हैं, लोक प्रशासन की काफी डिमांड आ रही थी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा लोक प्रशासन, जब तक कंप्लीट नहीं होगा अब ये सेशन कंटिन्यू चलेगा, एक दिन का भी गैप नहीं होगा, चाहे वो संडे ही क्यों ना हो। ठीक है ना। संडे मंडे ऑल डे फुल वीक ये सेशन चलने वाला है और बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ही कोई दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे और उस सब्जेक्ट को भी, अब जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना उसको पूरा कंप्लीट ही करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब किसी भी सब्जेक्ट को बीच में नहीं छोड़ेंगे कि 4-5 सेशन करवा दिया छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं होगा। आप जो भी सब्जेक्ट को अब उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, जो अधूरे सब्जेक्ट है उनको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी, एक एक सब्जेक्ट करके दोस्तों 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर सभी सब्जेक्ट को एक करके और सब कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों लास्ट में आपको बता दूं मैं कि लास्ट में बता दोस्तों आप लोगों को कि अगर आप नए स्टूडेंट है, पहली बार हमारे सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप तो आपको दिख ही रहा है, व्हाट्सएप नंबर तो आप ले लेंगे, लेकिन जो टेलीग्राम है दोस्तों, जहां पर आपको हम आसानी से नोट्स प्रोवाइड कर पाते हैं, सभी सेशन की लिंक आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे ही इधर सेशन अपलोड होता है तो आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट के हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आपको आसानी से हमारी लिंक मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि सेशन अपलोड हो चुका है। आप अपनी सुविधा के अनुसार भी देख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम रहेगी। जो भी जानकारी होती है, जो भी आवश्यक अपडेट होती है वो हम आपको टेलीग्राम पर ही अपलोड करवा देते हैं, जहां से आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम पर दोस्तों लोधा जी क्लासेस के नाम से लिंक है, लोधा जी क्लासेस के नाम से। ठीक है। लोधा जी क्लासेस टेलीग्राम डाउनलोड करें, टेलीग्राम पर डालें लोधा जी क्लासेस, आपको जो है ग्रुप मिलेगा और ग्रुप का ये लोगो होगा, इस लोगो को, जिस ग्रुप पर ये लोगो हो उसको ज्वाइन कर ले, वहीं पर हमारी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।